आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग अभी ले रहे हैं बायो वाला, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में क्या क्या जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइलाइटिंग करते हुए, करें क्या? नहीं, रहने देते हैं। While examining a thin slice of a cork, रॉबर्ट हुक, यहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका, रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। जैसा कि जैसे रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, तो मतलब वो जो एक थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब पेड़ का जो छाल होता है ना, उसका स्टडी कर रहे थे। पेड़ का छाल कहने का मतलब क्या, जैसे कोई पेड़ भी देखते हैं तो उसका बाहर वाला पार्ट होता है ना, तो उसको कॉर्क बोलते हैं। तो मतलब उसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है बाहर का, जो डेड होता है, जनरली डेड सेल होता है, उसको स्टडी कर रहे थे। कौन? तो रॉबर्ट हुक, नाम याद रखने के लिए दिए थे। किस चीज़ का स्टडी कर रहे थे? तो ए थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो किस तरह का दिखता था? तो जो उसका स्ट्रक्चर था, हम लोग का हनी कॉम्ब होता है उस तरह का। हनी कॉम्ब कहने का मतलब, तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता, उस तरह का ये दिखने में था। कौन? हनी कॉम्ब। ठीक है। और छोटे-छोटे उसमें कंपार्टमेंट, मतलब जैसे रूम जैसे बने हुए होते हैं। जनरली जैसे कोई भी हनी वाला देखते होंगे, हनी का कॉम्ब ये सब, तो इस तरह का जैसे छोटा-छोटा एक हो गया ना, ये कंपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उस तरह का दिखा रहा था। जो स्टडी कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट हुक की स्टडी कर रहे थे। कॉर्क इज ए सब्सटेंस व्हाइल कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो बार्क ऑफ ट्री है था, उससे ये कॉर्क हम लोग का मिलता है। जो सब्सटेंस होता है वो कॉर्क, तो वो कहाँ से लाया गया था? तो जैसे कोई पेड़ का जो बताए थे, वही बाहर वाला हिस्सा, जनरली मतलब जो उखड़ते रहता है, कोई भी बड़ा सा पेड़ का आप देख कर आइएगा तो। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है, दिस वाज इन द ईयर 1665, ये 1665 की बात है। ये बोलेगा कि रॉबर्ट हुक जो थीन स्लाइस ऑफ कोल का स्टडी कर रहे थे, या फिर ये भी बोल सकता है कि बार्क ऑफ ट्री को जो स्टडी कर रहे थे, वो कैसा दिखता था? तो हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा था। कौन से साल में? तो 1665 में। when robert when Hooke made this change observation through a self-designated microscope, वो मतलब खुद एक बनाते हैं। कौन सा? एक सेल्फ डिजाइनेड माइक्रोस्कोप, खुद का एक माइक्रोस्कोप बना करके उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स, वो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते थे, उसको क्या बोल दिए? वो सेल बोल दिए। क्या बोल दिए? सेल बोल दिए। ठीक है। यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स ये सब का आप बात कर रहे थे, कि जो कंपार्टमेंट्स या नहीं, उसमें हाँ छोटे छोटे जो हिस्से थे, उसी को क्या बोल दिए? सेल बोल दिए। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। जैसे यहाँ पे जो कंपार्टमेंट को ही सेल एक तरह से बोला गया, सबसे छोटा जो हिस्सा था ना, इसी को लिटिल रूम भी बोला जा गया है। कि लैटिन में इस चीज़ को क्या बताया गया है? ए लिटिल रूम, छोटा सा कमरे की जैसा बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग और इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड insignificant इंसिडेंट, बट इट इज वेरी important इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। समझे नहीं? दिस मे बी सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड insignificant इंसिडेंट, बट इट इज वेरी important इन इम्पोर्टेंस इन द। अरे यार सिंपल है। कहने का मतलब क्या, कि जैसे ये चीज़ बहुत दिखने में क्या होगा ना, बहुत जैसे सीम्स, मतलब क्या, जैसे दिखने में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत बड़ा है। हम लोग का हिस्ट्री साइंस, मतलब साइंस का जो स्टडी हो रहा है, सबसे छोटे हिस्से का हम लोग जो ये अध्ययन स्टार्ट हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस was very first time and someone
had observed that living things appear to consist of separate units। मतलब ये दुनिया में मतलब पहली बार जैसे ये हुआ था कि जैसे कोई भी लिविंग थिंग है वो किस तरह का दिख रहा है, तो मतलब छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में यह स्टडी किया जा रहा है। ठीक है। The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology। मतलब कि आज तक हम लोग का इस बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उसमें ये छोटा सा टर्म सेल है, इसका हमेशा यूज होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटा है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग केमिस्ट्री ऐसा में मैटर पे पढ़ते रहते हैं, तो मैटर होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो मैटर कहते हैं, जगह या स्पेस लेता था। उसी तरह से बायोलॉजी में हम लोग जो लिविंग थिंग का स्टडी कर रहे हैं, तो उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, वो सेल होता है। आज तक हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते रहते हैं। इतना छोटा चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती है शायद। ओके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें एक्टिविटी है कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा बना होता है, उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ओनियन बल्ब with the help of a pair of a forceps we can peel off the skin called epidermis। हाँ, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ टर्म देखने के लायक है कि जैसे सबसे पहले एक हम लोग को मतलब प्याज ले लेना है, ओनियन। उसके बाहर वाले हिस्से को हम लोग क्या कर लेना है, निकालना है, पील ऑफ करना है, मतलब निकाल लेना है उसको। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो पील ऑफ किए हैं ना स्किन का, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये इपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इपिडर्मिस। फ्रॉम ए कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन। जैसे इनर लेयर कहने का मतलब क्या, कॉनकेव इस तरह का जो शेप में होगा, तो इसका अंदर वाले पार्ट हो गया ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इपिडर्मिस की तरह हो गया। दिस विल प्रिवेंट, दिस लेयर कैन पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। इसको हम लोग तुरंत इमीडिएटली कहाँ पे रख लेना है, तो जिसमें पानी भरा हुआ होगा कोई गिलास में, जिसमें पानी यानी भरा हो, ट्रांसपेरेंट गिलास हो, उसमें हम लोग को तुरंत उसको रख लेना है। ट्रांसपेरेंट का वॉच वॉच गिलास मतलब वही हुआ ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम लोग देख सके। और क्या लिखा है, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम द गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। अगर इसको हम लोग पानी में रख देते हैं तो इससे क्या होगा ना, जो हम लोग प्याज का जो टुकड़ा निकाले हैं वो मतलब ड्राई होने से बचेगा, और उसको फोल्डेड फोल्डेड करने का मतलब क्या, और जैसे ऐसे कम ना हो जाए, मतलब सिकुड़ ना जाए मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड लो, ग्लास स्लाइड होता है उस पे हम लोग, वही बोला है ना, ग्लास स्लाइड लेना है, उस पे एक वाटर ड्रॉपलेट्स लाना, एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ ए पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू दिस स्लाइड। एक मतलब इसमें से एक जो स्लाइड होगा, मतलब इसमें से जो ग्लास है, ग्लास में से हम लोग को एक जो प्याज वाला टुकड़ा था, कलर तो चेंज करते हैं, चलो इससे ये प्याज का जो टुकड़ा था, इसको हम लोग को क्या करना है ना, बाहर लेकर जाना है। ठीक है। बाहर इसको अगर लेकर जाना है, यहाँ पे जो पानी गिराए थे, मतलब पानी ही था, तो वहाँ पे उसको रखना है। फिर क्या करता है उसके बाद, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। जो पील होगा ना, परफेक्टली इसको फ्लैट करके रख देना है, ऐसे फोल्डेड नहीं होगा, पानी में रखे हुए थे तो। ठीक है। इसे रखाएगा अच्छा से। उसके बाद बोले थीन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। वो मतलब वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम लोग को पेंट ब्रश ये सब का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब पतला सा उसको पकड़ के चुट्टा जैसा होता है ना, उसको उठा कर उधर रखने के लिए। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ ए सेफरिन सोल्यूशन। हाँ, तो ये हम लोग को किस तरह का सोल्यूशन यूज करना है, तो सेफरिन सोल्यूशन यूज करना है। ठीक है। A drop, now we put a drop of saffron solution
किस पे? एक कवर स्लिप पे उसके दे देना है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? अवॉइड एयर बबल्स, avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle। जो माउंटिंग नीडल्स के द्वारा हम लोग पकड़ के उसको रख रहे हैं, तो उसमें जो एयर बबल्स ये सब होगा उसको निगलेक्ट करना। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील। जो हम लोग जो ओनियन पील का एक टेम्पोररी माउंट बना चुके हैं, तो अपने टीचर से मदद लेना है। We can observe this slide under low power followed by high power of a compound microscope। हम लोग को क्या ऑब्जर्व करना है? We can observe this slide under low power followed by high power। We can observe this slide under low power followed by इतना ही था। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे हम लोग को देखना है, ठीक है, कि उसका क्या होगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसको देख लो। सबसे नीचे में हम लोग का जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? मिरर। सबसे नीचे वाला बेस हो गया। यहाँ पे हम लोग का ये क्या है? कंडेंसर है। जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, सबसे ऊपर में जो चिप रखा हुआ है किसके ऊपर है? माइक्रो स्लाइड है। उसके साथ है ये देखो जो गोल जैसा दिख रहा है, इसको स्वीवेल बोलते हैं। ये हम लोग को स्टेज बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और ये जहाँ से फोकस हो रहा है ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लेंस होगा। ये हम लोग का हाथ जैसे आर्म हो गया। ये गोल वाला पार्ट जो एडजस्टमेंट वाला दिख रहा है ये फाइन एडजस्टमेंट है। ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये कोर्स एडजस्टमेंट हो गया। ऊपर से हम लोग देख सकते हैं तो ये आई पीस हो गया। बॉडी ट्यूब इसी को बोलते हैं। ये हम लोग का क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट था। ठीक है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? तो हम लोग में क्या हमको मिला? व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी लुक थ्रू द लेंस। कैन वी ड्रा द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट? डज इट लुक लाइक? जैसे हम लोग यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जैसे हम लोग जो लेंस देख रहे थे, क्वेश्चंस किया जा रहा है, खुद से भी आपको जवाब देना है पढ़ के, कि हम लोग जो स्ट्रक्चर्स ये सब के बारे में भी माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। देखो ये सेल को जूम पार्ट करने के बाद इस तरह से कंपार्टमेंट था ना, हनी बी का स्ट्रक्चर। तो ये देखो कंपार्टमेंट्स की फॉर्म है। नेक्स्ट लोग आगे करते हैं। हम दो जा ये देखो सेल्स ऑफ ए ओनियन पील। ओनियन पील जो क्या? ओनियन पील मतलब प्याज का जो छिलका हो गया, उसको देखो देखो देखने पे किस तरह से हमको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या है? वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग माउंट। We can try preparing mounds of peels of onion of different sizes. What do we observe? Do we similar structures or different structure? जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अलग अलग तरह का जो छिलका होगा प्याज का, उसको अलग अलग मतलब डिफरेंट साइजेस का यूज करने पे जब उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो क्या उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा? हाँ, क्या डिफरेंट होगा? तो वही आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में इसको फिर लिख रहा है कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स क्या है? तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। जो ये सारे स्ट्रक्चर्स है वो कैसे हैं? सिमिलर से एक दूसरे के। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब की तरह ये बिग स्ट्रक्चर्स है इन लोग का। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है,
यहाँ पे बोला है कि हम लोग जब अलग अलग डिफरेंट साइजेस ऑफ ओनियन जब अलग अलग लेते हैं, ओनियन बल्ब्स डिफरेंट साइजेस इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। The cells of a onion peel will all look the same, regardless the size of an onion they came from। जैसे हम कोई बड़ा अगर ओनियन ले रहे हैं या फिर छोटा ओनियन ले रहे हैं, उससे कोई मैटर हमें नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा ओनियन का भी अगर हम लोग बनाते हैं कुछ भी तो वो सिमिलर ही आता है। ठीक है। Hmm. These all structures that we see are the basic building units of onion bulb। These structures are called cell। जो हम लोग को छोटे छोटे वो दिख रहा था उसी को सेल्स बोलते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताया गया, द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट बिल्डिंग किसे बोलेंगे, सेल को। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ ओनियन का बात नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का बात है। सारे ऑर्गेनिज्म में जो सबसे बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेल्स ही कहलाएंगे। However, there are also single cells that live on their own। However, there are also single cells that live their own। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि बहुत सारे सिंगल सेल्स होते हैं वो खुद से रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट सा आएगा। सेल्स आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सेल्स है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब हुआ, तो 1965 में। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन कहाँ ऑब्जर्व किए थे इसको, तो कॉर्क स्लाइस। किससे, तो एक माइक्रोस्कोप से। और ल्यूवेनहॉक जो 1665 में। ल्यूवेनहॉक विथ इम्प्रूव्ड मतलब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे, फ्री लिविंग सेल्स। कहाँ किए थे, तो कंपाउंड वाटर में किए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये तो पूरा हाईलाइट कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स कहाँ किए थे, लिविंग सेल्स को किए थे सिंपली। कौन थे, ल्यूवेन हॉक ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन का बात आ रहा है। रॉबर्ट ब्राउन, वो रॉबर्ट हुक थे। ये रॉबर्ट ब्राउन 1831 में हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। वो क्या डिस्कवर्ड किए थे, तो डिस्कवर्ड क्या किए थे, तो न्यूक्लियस को किए थे इन द सेल्स। पुरकिंजी। उसका नेक्स्ट हम लोग का आ गया ये पुरकिंजे थे जो कब 1889 1839 में किस टर्म एक दिए थे, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिए थे फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। फ्लूइड सब्सटेंस कहने का मतलब क्या, इसमें जो लिक्विड पाया गया था सेल में उसके लिए। ठीक है, क्या टर्म मिला था, प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स। यहाँ पे बोला गया सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells, that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists, स्वीडन एंड स्वान। अब बोलेगा सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्वीडन और स्वान ने मिल करके। ठीक है,
उसके बाद सेल थ्योरी। अच्छा, ये सेल थ्योरी होता क्या था? तो जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, सारे होते हैं जो किस चीज़ से बने होते हैं? जो सेल से बने होते हैं। किससे? तो सेल से। इसी चीज़ को, और इन लोग का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है ये चीज़ को कौन बताए थे? तो स्वीडन और शोआन ने बताए थे। ठीक है। 1838 में ये बोले थे, 1839 में वो बोले होंगे। अच्छा, द सेल थ्योरी फर्दर, और सेल थ्योरी था उसको इनहेंस किया गया, उसको बढ़ाया गया। किनके द्वारा बढ़ाया गया सेल थ्योरी को? इनहेंस मतलब उसको बढ़ाया गया, किसके द्वारा एक्सपेंड किया गया? एक्सपेंडेड बाय किसको? सेल थ्योरी को। किसके द्वारा किया गया? तो वर्जियो के द्वारा। कब? 1880 1855 में। by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। इसमें बताया गया कि जैसे पहले से जो सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग मतलब उसी से बनते हैं। किसने बताया? तो वर्च्योर ने 1855 में। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी मानती होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कब हुआ? 1940 में। 1940 में। पॉसिबली टू ऑब्जर्व द अंडर माइक्रो possible to observe and understand the complex structure। मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, उससे हम लोग क्या किए थे? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सेल का समझने में, क्या करने में? अंडरस्टैंड करने में। यार गलती हो जाता है। और या फिर बहुत सारा अलग अलग ऑर्गेनिल्स को समझने में बहुत हेल्प करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कब उसका होता है? तो 1940 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हो गया, हम लोग को सबसे पहले में याद रखना है क्या? ये सेल्स हो गया, वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? सेल्स रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 में। कब? 1665 में। फर्स्ट हो गया। यहाँ पे कोई और कलर नहीं है, चलो ये पहला था। उसके ल्यूवेन हॉक हमको याद रखना है कि ल्यूवेन हॉक थे जो 1674 में। कब? 1674 में डिस्कवर्ड किए थे। किसका? तो लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किए थे। कहाँ? तो पॉन्ड वाटर में किए थे। थर्ड में याद रखना है किनका? ये तो ल्यूवेन हॉक हो गए। ठीक है, 1665 में। उसके बाद थर्ड में याद रख रहा है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। कब? 1831 में। कब? 1831 में। किस चीज़ का डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस का। कब किया? किस चीज़ का किए थे? न्यूक्लियस का किए थे। फोर्थ में याद रखना है हम लोग को किसके बारे में? पुरकिंजे। कब? 1839 में। कब? 1839 में। क्या दिए थे? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म को बताए थे कि जो सेल्स में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। 1839 में बताए थे। कब बताए थे? 1839 में। उसके बाद याद रखना 1839 हो गया। उसके बाद याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने दिया था? स्वीडन और स्वान ने दिया था। स्वीडन 1838 में, स्वान 1839 में। सेल थ्योरी क्या होता था? तो सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, वो सारे जो बेसिक यूनिट्स उन लोग का सेल ही होता है। और बहुत सेल के बारे में बताते हैं। कंपोस्ट मतलब बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या है याद रखने के लिए हम लोग को? उसके बाद सेल थ्योरी को आगे हम लोग को कौन एक्सपेंड किए थे? सेल थ्योरी को तो वर्च्यू ये एक्सपेंड किए थे। कब? 1855 में। कब? 1855 में। कब? 1855 में। 1855 में ये। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या बताए थे सेल थ्योरी को एक्सपेंड करके? वर्च्योर ने 1855 में क्या बताए थे? ये बताए थे कि जैसे कोई भी जो सेल होता है वो एक्सपेंड करता है, तो पहले जो सेल है ना, उसी से कोई दूसरा सेल बन रहा है।
उसी से कोई और सेल बनेगा, इसी से और बन रहा एक्सपेंड होते चलेगा मतलब। ठीक है, ये कंपार्टमेंट मानते हैं। और इसमें लास्ट टर्म में याद रखना, ये तो उतना नहीं है, बस याद रखना है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कब आया था, तो 1914 में। तो उससे हम लोग को बहुत जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको समझने ये समय आसानी हुआ था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे the invention of magnifying lenses led to discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. Amoeba, क्या इसको बोलते हैं? अमोइबा, अमीबा ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग, अमीबा ही बोलते हैं। चलो, यहाँ पे बोला गया है क्या, मैग्नीफाइंग लेंसेज जब हम लोग का इन्वेंशन हुआ था, मैग्नीफाइंग लेंसेज का जब हम लोग का इन्वेंशन हुआ था, तो इससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ों का डिस्कवरी होने लगा। जो छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणी होते हैं उनके बारे में हम लोग जानने के लिए उसको खोज करने लगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इट इज नो नोन एज ए सिंगल सेल। अब हम लोग जो मिलता है ना एक सिंगल सेल्स होता है, वो जनरली कौन है, तो अमीबा, अमीबा, अमीबा के नाम से जाना जाता है। कि सिंपल एक सेल अगर है तो क्या हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा, अमीबा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और बता रहा है, यहाँ पे बताया गया क्या कि चेलमीडोमनस, चेलमीडोमनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे सिंगल सेल्स के एग्जांपल्स है। पीछे में अमीबा लिखा था, यहाँ पे चेलमीडोमनस और या और पैरामेशियम, पैरामेशियम, पैरामोशियम और बैक्टीरिया, ये सारे मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड है। कैसे हैं, तो सिंगल सेल्ड है। वाट राइटिंग, ये सारे कैसे हैं, मतलब सिंगल सेल। एग्जांपल पूछेगा, अमीबा, चेलमीडोमोनास, पैरामेशियम एंड बैक्टीरिया, ये सब कैसे सारे हैं, तो सिंगल सेल्ड हैं। These organisms are called unicellular organism। ये सारे हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि मतलब क्या होता है, तो सिंगल, यूनि मतलब क्या होता है, तो सिंगल होता है। ऑन द अदर हैंड many cells group together in a single body and assume different functions in it to form a various body part in multicellular organism। Multi means many, such as home, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिंपली था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जिसमें मतलब एक सिंगल सेल्स होता है। जैसे में अमीबा हो गया, चेलमीडोनस हो गया, पैरामेशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और ऑन द अदर साइड, अदर साइड करने को मतलब कि जिसके पास क्या हो, बहुत सारे सेल्स हो, जिसके पास क्या हो, बहुत सारे चीज़ को हाईलाइट नहीं किए। जैसे ये हो गया चेलमीडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पीछे में हम लोग को क्या था, अमीबा था। वो कैसे ये सारे हैं, तो सिंगल यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये अमीबा भी हम लोग को क्या है, तो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, अब हम लोग का बात बोल रहा है कि जैसे बहुत सारे होंगे उसको क्या कहा जाए, मेनी सेल्स होंगे, मेनी सेल्स होंगे एक ही बॉडी में, किसमें, एक सिंगल बॉडी में। तो वो अलग अलग एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस, और जो अलग अलग अगर सेल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। जैसे अलग अलग शरीर के हिस्से की तरह, या फिर हम लोग को जो मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, बहुत सारे जो स्केलेटल सिस्टम, ये सारे अलग अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अलग अलग सेल्स अगर एक जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट मिल गया है, तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस अगर कर रहे हैं तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। क्या, किसका पार्ट कहलाएंगे,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। मल्टी मतलब ही क्या होता है, मेनी। क्या होता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल्स हम लोग कब देखते हैं, फंगी, ठीक है, या फिर जो भी प्लांट्स हम लोग हो गए या एनिमल्स हो गए, ये सारे किसके एग्जांपल्स के अंतर्गत आएंगे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गई ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी को याद रखेंगे जरूरी, कि जैसे प्लांट्स एंड एनिमल को तो नॉर्मली कोई भी बता देगा कि हाँ इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये हम लोग का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट फंगी को याद रखना इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोले, कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या हम लोग और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम पता कर सकते हैं, तो पता करिए। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कहीं न कहीं एक सिंगल सेल से ही आया होता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है जो पहले भी बताया गया था। एक सेल से बहुत सारा क्या होता था ना, एक्सपेंड बताया था कौन, वर्च्यू ने, ठीक है, नीचे में था। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल्स होते हैं जो अपने तरह का और सेल्स बनाते हैं, खुद से क्या करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं वो, प्रोड्यूस करते हैं सेल्स। ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसी से हम लोग बोला गया है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होता है, सारे सेल्स आगे आते रहते हैं। अब एक्टिविटी आ गया हम लोग का, एक्टिविटी वी कैन ट्राई, रीड कर लेते हैं एक्टिविटी को। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ ए लीफ पेल्स, टिप्स ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन और इवन peels ऑफ onions of different sizes। ठीक है, इसको कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे कोई भी पत्ता हो गया, उन लोग को जो मतलब लेना है और उसके स्टडी करने के लिए, जैसे रूट्स ऑफ ओनियन, जो ओनियन का रूट्स हो गया, जड़ हो गया, उसको लेना है। फिर उसका जो टुकड़ा होता है प्याज ये का बाहर का छिलका, ये सब उसको लेना है। सब अलग अलग डिफरेंट और साइजेस के होते हैं, उसको लेना है। आफ्टर आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, ऊपर एक्टिविटी करने के बाद, लेट अस सी दैट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर खोजते हैं। डू ऑल लुक सिमिलर इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, क्या सारे जो सेल्स होते हैं क्या वो सारे सिमिलर होते हैं शेप और साइज में। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सारे जो सेल्स होते हैं उन लोग का स्ट्रक्चर्स होता है, तो उन लोग का स्ट्रक्चर सारा सेम होता है क्या, कि डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। Could we find the difference among cells from above parts of a plant's body? क्या हम लोग अंतर निकाल सकते हैं जो अलग अलग बॉडी प्लांट्स ये सब हैं उन लोग के अलग अलग सिमिलिटी ये सब के बारे में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ये सारे हैं जो, व्हाट सिमिलिटी कुड वी फाइंड, उसमें हम लोग को क्या सिमिलिटी मिलता है। Some organism can some organism can also have cells of different kind। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग काइंड्स के होते हैं, have different kinds। Look the following picture, it depicts some cells from the human body। ये ह्यूमन बॉडी का कुछ सेल्स को दिखा रहे हैं, जैसे स्मूथ फंक्शन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ये स्मूथ मसल सेल्स है। ये क्या हो गया, ब्लड सेल्स है। ये क्या हो गया, ब्लड सेल्स है। वो क्या हो जाएगा, नर्व सेल्स, जो ये दिख रहा है ये नर्व सेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हमको क्या दिख रहा है, ये हम लोग का गोल जैसा होता है, ओवम, लार्जेस्ट सेल, स्मॉल स्पर्म हम लोग का, क्या है ये स्पर्म इस शेप में है।
बोन सेल, इसको बोलेंगे फैट सेल। ये हो गया। ये सब अलग अलग तरह के हम लोग को सेल्स था ह्यूमन बॉडी का। स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, nerve cells, flat cells, sperm, bone cells, ये ओवम। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स फोटो वोटो याद रखेंगे। The shape and size of a cells are related to the specific functions they perform। जो शेप और साइज होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा में क्या होता है ना, चेंजिंग शेप का प्रॉपर्टी होता है, वो अपना शेप अलग अलग चेंज करते रहता है, कभी इस तरह का होगा, कभी इस तरह का भी हो सकता है, कभी इसी से भी होगा। तो अपना शेप को चेंज करते रहता है कौन, अमीबा। In some cases, the cell shape could be more or less. Could be more or less. यहाँ पे in some cases the cell uh, in some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for particular type of a cell। For example, nerve cells have a typical cells। बोलेगा nerve cells क्या क्या हो गया, कुछ अलग शेप होता है, देखे होगे लंबे जैसे था पीछे वाले पेज में यहाँ पे। ठीक है। और ये अमोeba का भी याद रखना है कि चेंजिंग शेप किस्म का प्रॉपर्टी में मतलब किसका फंक्शंस होता है, स्पेसिफिक फंक्शंस है तो अमीबा का है। ठीक है। Each living cells have the capacity, जिसमें करो in some cases there's more or less fixed peculiar इतना cells for example में मतलब किसी में बताया गया कि सेल शेप होता है ना, फिक्स होता है कि किस तरह से होगा। ठीक है, तो किसका फिक्स होता है, तो नर्व सेल्स होता है एक टाइपिकल सेल्स, नर्व सेल्स का बात हो रहा है। फिक्स्ड होता है कि क्या होता था उसका, फिक्स्ड एंड पेक्युलर पार्टिकुलर टाइप ऑफ ए सेल। किसका बात कर रहा है, ये नर्व सेल का बात कर रहा है। Each each living cells has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। बताया गया है कि कुछ लिविंग सेल्स हैं, उसमें जो कैपेसिटी परफॉर्म करता है, उसका बेसिक फंक्शंस है, वो क्या होता था, सभी जो लिविंग जीव है उन लोग का क्या होगा, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है और क्या। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। जो लिविंग सेल्स होते हैं इन लोग का बेसिक फंक्शंस कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये क्वेश्चन है। वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स। बताया गया है कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अ, मतलब उसमें अलग-अलग जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म करते थे ह्यूमन में। जैसे एग्जांपल्स दिया है सच एज़ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। दिस मीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब क्या हो गया ना कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होंगे वो मतलब ह्यूमन का, वो अलग-अलग काम करते हैं, वो मतलब अलग-अलग डिवीज़न में बाँटे जाते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट। द ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंपिंग करता है ब्लड का। स्टोमक होता है, स्टोमक क्या करता है, टू डाइजेस्ट फूड। स्टोमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। कौन, तो स्टोमक। स्टोमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। और भी जैसे बताया कि अलग अलग डिविजन्स होते हैं
वो अलग अलग काम करते हैं सिंपल में। अच्छा, काहे करते हैं। Similarly, divisions of labor is also seen within a single cell. अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगल सेल्स में ये सारे काम नहीं होते होंगे, तो मतलब एक स्पेसिफिक जो सिंगल सेल्स होते हैं वो अपना काम करता होगा, उसमें कुछ ना कुछ अपना फंक्शन होगा। In fact, each such cells has got certain specific components within it known as cell organelles। जो अलग अलग जो सेल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। Each kind of a cell organelles perform a specific functions। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग अलग तरह के ईच काइंड के, वो परफॉर्म करते हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शंस को, जैसा कि सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। जैसे कोई भी सेल हुआ उसके अंदर जो परफॉर्मेंस मतलब बनाने वाला काम भी होगा वही सेल कर रहा, उसमें वेस्ट मटेरियल्स को अलग करने के लिए अलग अलग जो उसका सेल ऑर्गेनेल्स है वो काम अपना कर रहा है। A cell is able to live and perform all the functions because of these organelles, cell organelles। यहाँ पे बताया गया है कि एक सेल है जो मतलब जिंदा है एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बिकॉज दीज ऑर्गेनेल्स, ये सारे ऑर्गेनेल्स के कारण वो अपना फंक्शंस ये सारे कर सकते हैं। These organelles together constitute the basic unit called the cell। These these organelles together constitute the basic unit called the cell। यही जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर, ये सारे ऑर्गेनेल्स जब जो साथ एक साथ हो जाएंगे तो ये बेसिक यूनिट फॉर्म करते हैं। किसका? तो सेल का। सब जो सेल्स होगा एक फंक्शंस कर रहा है उस सभी को एक साथ, एक ही सिंगल फंक्शंस करने वाले को एक साथ रख देंगे। इट इज इंटरेस्टिंग दैट सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेल्स। मतलब जो सारे सेम ऑर्गेनेल्स उनमें पाया जाता है। इंटरेस्टिंग है। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन, इसका कोई मैटर नहीं ऑर्गेनिज्म मिलता है या नहीं मिलता है, क्या है फ्रेश। ओके, क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। कौन है जो डिस्कवर्ड किए थे बताइए। तो रॉबर्ट हुक किए थे। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। हम लोग देख चुके थे। अच्छा, ये तो लिखने का जरूरत भी नहीं है फिर भी मैं राइटिंग बनाता हूँ, सुंदर सुंदर राइटिंग दिखाता हूँ आपको। ये रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। कैसे किए थे? तो बताया गया था कि वो खुद का एक माइक्रोस्कोप यूज किए थे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और एक कॉर्क स्लाइड मतलब जो पेड़ का छाल होता था उससे किए थे ना, कॉर्क स्लाइड से, जो कि डेड सेल था ये जनरली। अच्छा, पूछा जाएगा सबसे पहला जो सेल हुआ था वो डेड था या लिविंग था? तो डेड सेल था। वाई is the cell called the structure and functions unit of life। क्यों हम लोग सेल्स को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों बोलते थे हम लोग? जैसे जो भी सेल्स होता था वो मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाया जाता था, किस फॉर्म में होता था? तो कंपोनेंट्स ये सब के फॉर्म में होता था। कोई भी जो सेल्स होता था उसको क्या होता था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता था कि नहीं? सबसे छोटा हम लोग का होता था यूनिट ऑफ लाइफ।
वो क्या करता था, एक फंक्शंस करने के लिए काम किया जाता था। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल्स होता था वो क्या करता था, तो कोई भी जो फंक्शंस केपेबल कर मतलब उसको काम करने के लिए केपेबल होता था। और हम लोग इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते थे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होता था। क्या होता था? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब सबसे जो घर बनाते हैं तो हम लोग का सबसे पहले ईंट पे ईंट दिया जाता था ना, उसी तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता था। इसी सब कारणों की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है। और या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका जो शेप होता था, साइज होता था, वो अलग अलग तरह का मतलब होता था, लेकिन उसका सारा जो फंक्शंस होता था वो सभी एक साथ मिल करके सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। इतना क्लियर होगा, बाकी फिर खुद से भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे बना होता है? ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल? We saw we saw above that the cells has special components called organelles. We saw that a cell has a special component called organelles. जो cells होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता था। हैज ए स्पेशल कंपोनेंट। हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज्ड? किस तरह से सेल को हम लोग रखते हैं कि ऑर्गेनेल्स कहने लगे। वी इसे जानते हो कि नहीं? छोड़ो। सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है। अच्छा, इफ वी स्टडी ए सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड अक्रॉस थ्री फीचर्स ऑलमोस्ट। हम लोग जब एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में रखते हैं तो हम लोग को थ्री फीचर्स के बारे में लगभग हमें पता चलता है, जैसा कि सभी सेल्स में होता है। क्या क्या? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन तरह का हम लोग को बताया गया कि अभी सभी सेल्स में, किसमें? एवरी सेल्स में क्या होंगे? ये तीन चीज़ें होंगे। क्या क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल आर इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद द इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। ये सभी फीचर्स के कारण ही हम लोग का मतलब जो सेल्स होता है वो सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है। ठीक है। लेट अस सी हाउ। देखेंगे हम लोग कैसे होता था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मतलब सबसे बाहर लेयर से रिलेटेड रहेगा, न्यूक्लियस जो बीच में रहेगा, जैसे ये वाला पार्ट इसको कह देंगे, ये बाहर वाला पार्ट इसको बोल देंगे, ये बीच वाला पार्ट साइटोप्लाज्म को रिलेटेड करेंगे। क्या क्या बना दिए। चलो ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग को बताया गया था, तो कोई भी सेल्स में तीन फीचर्स थे। तो सबसे पहला हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन, याद रखना है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता था। सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, किसका? सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या करता था? सेपरेट करता है किसको? तो जो सेल्स में होते हैं ना सेपरेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? सेपरेट्स करता था। क्या करता है? सेपरेट्स करता है। जो भी सेल्स के कंटेंट्स होते हैं बाहर और इंटरनल, मतलब इंटरनली पार्ट को बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए सेपरेट्स किया जाता है। ठीक है।
Plasma membrane allow or permit the entry and exist of some material in and out of the cell. ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो ये अलाउ करता है और परमिट्स मतलब उसको अंदर आने की इजाज़त देता है या फिर बाहर जाने की इजाज़त देता है, किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It also prevent movement of some other material। ये हाँ, कुछ अदर मटेरियल्स के लिए क्या करता है, मूवमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। Cell membrane therefore is called a sensitive permeable membrane। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन हो गया जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि ये सभी मटेरियल्स को सिलेक्ट करके भेज रहा है ना, अलाउ परमिट्स करता है, सभी को नहीं करता है, किसको दे रहा है किसी को नहीं दे रहा है। ठीक है, मूवमेंट कराता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ substances take place into the cell। कैसे सेल्स मतलब सेल्स में substances होते हैं जो मूव करते हैं। Some substances like carbon dioxide or oxygen, some substances like carbon dioxide oxygen can move across the cell membrane। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करते हैं ना, आपस में मूव करते हैं बाय ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है, किसके कारण होता है, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इंपॉर्टेंट मिला यार, बहुत ज़्यादा अच्छा। जो some substances like carbon dioxide oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कि जैसे डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन तो हम लोग ऐसे सिंपली जानते हैं कि जैसे अगरबत्ती जलता है घर में तो दूसरी जगह पे जाता है हवा में मिक्सअप होके, तो वो डिफ्यूजन के कारण नहीं होता है। एयर में सेम मतलब सेम स्टेट में वो चेंज जो होता था डिफ्यूजन के कारण, ऑस्मोसिस होता था, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ऐसे कुछ होता था। तो ये डिफ्यूजन तो हो गया, सेम में होता है, बट यहाँ पे बताया गया कि कार्बन डाइऑक्सीजन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मूव करते हैं, तो किस प्रोसेस के कारण, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। ये हमें अच्छा लगा। वी हैव स्टडीड ए प्रोसेस ऑफ डिल्यूजन। हम लोग एक डिल्यूजन प्रोसेस के बारे में भी पहले चैप्टर्स में पढ़े हैं, सॉरी डिफ्यूजन। We saw that the spontaneous movement of a substance from a high concentration to region where its concentration is low। तो वही चीज़ को हम बता रहे थे कि डिफ्यूजन के बारे में हम लोग क्या जानते थे, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता था, उसको डिफ्यूजन कहते थे। हम सेम स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे अगरबत्ती ये सब जलाने का एग्जाम्पल्स लेकर। समथिंग something similar something similar to this happens in our cells when, for example, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स। कभी कभी मतलब इस तरह का मतलब सेम चीज होता है, एग्जांपल्स लेके समझाया गया। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is a cellular waste and requires to be is created out of the cell। ये हम लोग का जो सेल्स का मतलब एक्सक्रिएटेड पार्ट है, मतलब जो यूजेबल नहीं है, खराब हुआ, उसको रखने से ही खराबी होगा। accumulates in high concentration inside the cell। जो कि वो हाई कंसंट्रेशन हम लोग का अंदर सेल में बनाता है, इसीलिए उसको बाहर किया जाता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल environment the concentration of carbon dioxide is low low compared to the inside of the cell।
As soon as a difference of the concentration of carbon dioxide inside and outside of a cell, carbon dioxide moves out to a cell from a region of a high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. जैसे इसमें बताया क्या गया है इतना, इसमें सिंपली कहा गया है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब सेल के अंदर रहता है वो हाई कंसंट्रेशन होता है, कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन एज्यूम करता है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अंदर में हाई कंसंट्रेशन ले रहा है, ये बाहर चला जाएगा सेल से लो कंसंट्रेशन की ओर में ये मूव कर जाएगा, हाई से लो की ओर चल जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं बोलना कि स्टेट चेंज कर रहा है, ये सारे सेल्स के अंतर्गत ही हो रहे हैं, इसीलिए डिफ्यूजन आया ना। सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, उसी तरह से ऑक्सीजन है जो अंदर जाता है, क्योंकि क्योंकि बाहर में हाई कंसंट्रेशन रहता है ऑक्सीजन का और अंदर में लो कंसंट्रेशन से हाई से लो की ओर जाता है, वो भी क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, जब अंदर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम हो जाता है उसके बाद when the level of oxygen inside the cell decreases, समझे, बाहर में हाई था ऑक्सीजन, अंदर में चला गया कंसंट्रेशन हाई करने के लिए, मतलब इक्वल करने के लिए। Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the external environment। हाँ, ये अच्छा पॉइंट था। इसी से हम लोग को प्रूफ क्या हुआ ना कि डिफ्यूजन है जो इम्पोर्टेंट रोल मतलब करता है कि गैसेस एक्सचेंज करने में, सेल्स का बात करें या फिर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मतलब उसी से सेल का। ठीक है, वाटर ऑलवेज ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो पानी होता है वो हमेशा, जो पानी होता है वो हमेशा लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है, मानता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The movement of water molecules through such selectively permeable membrane is called osmosis। अब बोला है osmosis क्या होता है, the movement of water molecules, जो पानी का मूवमेंट हो गया उसी को हम लोग क्या कह देंगे, osmosis। इसका कलर चेंज कर, the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। The movement of water across plasma membranes also affected by the amount of a substance dissolved in water। जो मूवमेंट हो रहा है पानी का किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या अफेक्ट करता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो उसमें पानी में जो मिला होता है ना उसको भी अफेक्ट करता है। अगर वो मतलब अफेक्ट ऑल्सो अफेक्टेड बाय, मतलब पानी के अंदर जो कुछ भी मिला होता है ना उसके द्वारा वो क्या होता है ना अफेक्ट होता है मूवमेंट। मान लेते पानी के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो वो आसानी से वो क्या करेगा ना फ्लोट कर पाएगा, बट उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐसा रहेगा तो उसके कारण उसका जो पहले का कैपेसिटी है उसके तुलना में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। Thus, osmosis is a net diffusion of a water across selectively permeable membrane towards a higher solute concentration। सेम चीज इसमें भी आता है बट ये लिक्विड्स के अंतर्गत मतलब हो रहा है। ठीक है, वो गैसियस था, गैस से रिलेटेड था। Osmosis is the net diffusion of water across selected permeable towards a higher कंसंट्रेशन, वो हायर कंसंट्रेशन की और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज a net diffusion, sorry, osmosis is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration, towards a higher solute concentration। What will happen if we put
an animal cells or a plant cells into solution of a sugar or salt in water. क्या होगा जब हम लोग प्लांट सेल और शुगर से ये सब को व्हाट विल हैपन क्या होगा व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और a plant cell in a solution of a sugar or a salt in water. शुगर और सॉल्ट ये सब को पानी में हम लोग को लेंगे तो क्या होगा। हम्म क्या होगा देखते हैं। वन ऑफ द थ्री कुड दिस हैपन तीन चीज में से एक चीज होगा। क्या हम लोग क्वेश्चन था एनिमल सेल्स और या फिर प्लांट सेल्स के सॉल्यूशन प्लांट सेल्स को क्या लेना है तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट के अंतर्गत लेना है तो क्या होगा। तीन चीज हो सकती है। पहला if the medium surrounding the cells has a higher concentration than the समझिए if the medium surrounding the cells has higher concentration and the cell than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. Important line. ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे तो क्या करे गेन वाटर पानी को क्या करेगा गेन करेगा किसके कारण करेगा ये तो कॉमन बात है ऑस्मोसिस के कारण ही करेगा। इसका जो मीडियम होगा ना बाहर में क्या होगा ना हायर कंसंट्रेशन होगा सेल से कहने का मतलब चलो समझते हैं। जैसे ये हम लोग का मान लेते हैं कि ये क्या है सेल है क्या है ये सेल है ठीक है। बाहर में जो इसका कंसंट्रेशन है अगर हाई है पानी ये सब का और अंदर में इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए लो हो जाए बाहर में इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो ये क्या करेगा ना ये अंदर जाने का कोशिश करेगा इसके अंदर तो हाई से लो की ओर जाएगा क्या होगा हाई से लो की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा फूल जाएगा क्या होगा मोटा जाएगा ठीक है। क्या होगा ये बड़ा हो जाएगा ठीक है ना। हम्म हम्म, इसमें फिर क्या होगा ना पहले की मात्रा में पहले ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसमें चेंजेस क्या हो गया इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता था बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के कंपेरिजन में वही चीज़ लिखा हायर कंसंट्रेशन किसके कंपेरिजन में सेल के कंपेरिजन में इसके कंपेरिजन में बाहर में पानी की मात्रा का जैसे मीडियम मतलब कंसंट्रेट हाई कंसंट्रेशन है तो ये हाइपो ओ लिखा है ना हाइपो ओ ये फूल जाएगा क्या हो जाएगा ये बड़ा हो गया इसमें पानी की मात्रा अंदर चला गया थोड़ा ज़्यादा चला गया हाई कंसंट्रेशन था इसमें लो कंसंट्रेशन है ठीक है। ये मीडियम बराबर कर लेगा पानी अंदर की ओर जितना इसका क्षमता है जैसे सूखा हुआ किशमिश को सोचो पानी में रखते हैं तो क्या करता है पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सूखा हुआ किशमिश किसका हो जाएगा हाइपोटोनिक का। वाटर molecules are free to pass across the cell membrane in both direction but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is the water enters the cell likely to swell up. Swells up मतलब क्या होता है ना फूल जाना जब वो क्या हो गया बड़ा हो गया ठीक है हाई कंसंट्रेशन इसके अंदर मतलब पानी इसके अंदर घुस गया क्या कर रहे हैं स्वेल्स अप हो गया वही चीज़ को हम बताए हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आइसो मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा उसका कंसंट्रेशन सेम हो बाहर के अंदर के कुछ नहीं। द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन क्या हो उसका सेम वाटर कंसंट्रेशन हो तो मतलब बाहर अंदर में कुछ चेंजेस ना हो ठीक है तो उसको कोई चेंजेस नहीं होगा।
सेल मेम्ब्रेन मतलब बाहर का बात हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन हमेशा। देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन है इसका, तो सेल मेम्ब्रेन से कोई पानी बाहर या अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, water crosses the cell membrane in both direction, but the amount of going in the same as the going out। मतलब जो पानी इसमें से बाहर निकल रहा है और अंदर आ रहा है, दोनों सेम मात्रा में होगा। ठीक है, मतलब जैसे 10 बाहर गया तो इसमें से 10 अंदर भी आ गया, तो कोई चेंजेस उसका होगा नहीं। बट उसमें क्या हो रहा था ना, चेंजेस हो रहा था, बाहर में निकल बहुत कम रहा था और आ बहुत ज़्यादा रहा था, क्योंकि हाई से लो के अंदर आ रहा था, किसमें, इसमें, हाइपोटोनिक में। नेक्स्ट में क्या है, और उसका साइजेस का कोई चेंज होगा नहीं, होगा सेम साइज रहेगा, किसका, इसका। स्वेल सब किस में था, स्वेल सब हाइपोटोनिक में। अब हम लोग का हाइपरटोनिक का बात करेंगे, किसका बात होगा हम लोग का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, लो कंसंट्रेशन से, इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब लो से हाई नहीं जाएगा, मतलब जैसे पहले बड़ा था, अंदर में क्या है, हाई है, बाहर में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन लो। हम वाटर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हाई लो। तो अंदर में हाई है, बाहर में लो है, तो ये क्या करेगा, बाहर में ज़्यादा मात्रा में जाएगा पानी, अंदर में बहुत ना के बराबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, पिचुक जाएगा। पिचुक जाएगा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा ये। मतलब इसका साइज इस तरह हो गया, क्या हो गया, इस तरह का हो गया सेल। ठीक है, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल्स मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन में, दोनों डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सभी में है जो बोथ डायरेक्शन है, इसमें भी है बोथ डायरेक्शन। ये नहीं सोचेंगे कि हाई से लो ही सिर्फ जा रहा है, यहाँ पे तो सभी में बताया है। क्रॉस, फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है, बट मोर वाटर इसमें था कि बाहर से मतलब अंदर में ज़्यादा पानी आ रहा था, और इसमें बाहर जाएगा ज़्यादा। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। इसमें क्या हो रहा है, जो सेल से बहुत ज़्यादा पानी बाहर जाएगा, अंदर में बहुत कम आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। थैस द ऑस्मोसिस इज a स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। इसी के लिए हम लोग ये ऑस्मेसिस का ये स्पेशल केसेस होता है। ऑस्मेसिस, ऑस्मोसिस ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ हम लोग अलग एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्टिविटी रीड कर लेते हैं, एक्टिविटी को क्या बोल रहा है एक्टिविटी। रिमूव द सेल्स ऑफ एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो इसको आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, पूरा करना है। 1 मिनट सोचता हूँ। पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन आंसर। रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो हम लोग कोई भी जो सेल होता है, किसका सेल कहने का मतलब क्या है, एक अंडे का जो बाहरी वाला जो परत होता है ना, उसको हम लोग HCl में डाइल मतलब HCl में उसको मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, उसको बाहर का जो सेल होगा। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो उजला वाला जो अंडा का बाहर का जो हिस्सा होता है उसको
कैल्शियम कार्बोनेट का मेनली बना होता है। A thin outer skin A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 मिनट। अब इसको हम लोग एचसीएल में डालने के बाद उसको बाहर निकाल लेना है और उसमें एक पतला सा लेयर बनना होगा, उसको 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करना है। द एग स्वेल्स बिटवीन बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। जो जो अंडा होगा ना वो थोड़ा स्वेल्स हो गया, फूल जाएगा, उसमें क्या होगा ना, जो अंडा का जो छिलका है, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इनटू बाय ऑस्मोसिस ये क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव्स में। Place a similar desaled egg in a concentration of salt solution। अब हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है और उसमें एक रख के देखना है, वो HCl का बात हुआ था। सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद देखना है। द एग श्रिंक्स, जब उसका वो सिकुड़ जाएगा, एग का जो परत होगा, सेल हो स्वेल, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक्स कर जाएगा। वाई वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, तो उसमें जो एग सॉल्यूशन में जो पानी होगा ना बाहर चला जाएगा, ठीक है। इनटू कहाँ चला जाएगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में, बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेशन, क्यों, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन होगा जो मोर कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा। We can also try a similar activity with dry raisins or apricots। इसको भी रीड कर लेते हैं हम लोग, इसको इस एक्टिविटी को भी ट्राई कर सकते हैं raisins और apricots के साथ। Put dry raisins and apricots in a plain water and leave them for some time. Then place them into concentrated solution of a sugar or salt. You will observe the following। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे? each grains each grains and water and swells when placed in water। जो सारे जो ग्रेन्स होंगे ना वो पानी को अंदर खींच लेते हैं, फूल जाते हैं। however when the placed in the concentration of solution it loses water and consequently solute। अगर उसको कंसंट्रेशन सोल्यूशन में हम लोग डाल देते हैं तो क्या करता है ना, वो सिंक कर जाता है, सूख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। जो बहुत सारे यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो बहुत सारे प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, वाटर्स को गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। Absorption of water by plant root is an example of osmosis। ये अच्छी चीज़ है, बताए हैं कि जो वाटर का अब्जॉर्प्शन ये सब होता है वो किसके कारण होता है, प्लांट रूट का वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, वो ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। किसके कारण? ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण। थर्स Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in life of a cells. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cells। जो डिफ्यूजन होता है, diffusion is most important in exchange of gases and water in life of cells। जो डिफ्यूजन होता है वो क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, वाटर exchange of gases and waters in the life of cell। डिफ्यूजन
In the addition of these, the cells also obtain nutrition from the environment. अच्छा से नहीं आता है। The different molecules move in and out of the cells through a various transports requiring of energy. लाइन खींचने के कारण नहीं आ पाता, पढ़ नहीं पाते। बिना लाइन खींचे ऐसे से पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड, it कहाँ है? The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. ये इम्पोर्टेंट बात है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते थे, और जो उसका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। However, we can observe the structures of plasma membrane only through by only through an electron माइक्रोस्कोप। जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस सबको हम लोग स्ट्रक्चर्स को कैसे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। The flexibility of the cell's membrane also enables the cells to engulf in food or and other material from its external environment. Such processes are also known as endocytosis. Endocytosis क्या होता था? Flexibility of a cell membrane also known enables to engulf the food. Engulf मतलब डायरेक्ट उसको निगलना। अच्छा, engulf the food and other materials external environment. अच्छा, the flexibility पूरा करो ना। The flexibility of a cell membrane engulf the food इतना इतना मटेरियल। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन engulf the food हो जाएगा यहाँ पे। तो किसके कारण होता है? तो एंडोकराइटोसिस के कारण होता है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा होता है जिसी प्रोसेस से कहता है। कहने का मतलब क्या? जैसे ये हम लोग का अमीबा है, ठीक है? यहाँ पे मान लेते इसका कोई फूड है, तो किसको कैसे खाएगा? तो ये ऐसे ऐसे करेगा। यहाँ पे इसका फूड है, फिर इसको ऐसे 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 हो जाएगा। मान लीजिए इसका फूड आ गया, फिर ये इसे इसे इसको फूड को अंदर ले लेगा। ये इसका फूड है, खा जाएगा मतलब बाहर से। एक और एक्टिविटी है, फाइंड आउट फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स from resources in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में इंटरनेट से निकालना है, उसके बारे में जानना है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन सर देख लेते हैं, उसके बाद आज के लिए छुट्टी। कल से क्लास होगी फिर सुबह 6 से 4 बजे, 4-5। अच्छे से तो टाइम नहीं दिख रहा होगा ना आपको, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है? हाउ डू substances like carbon dioxide and water moves in and out of the cell? डिस्कस। जो ऊपर में क्वेश्चन आंसर में भी वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ है। तो यहाँ पे कैसे इसका होगा? तो सिलेक्टिवली परमिएबल जो रहता है सेल मेम्ब्रेन, हम लोग जानते हैं कि किसी को सिलेक्ट करके हम लोग को भेजता था, जो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो वो क्या करता है? सिलेक्टिवली परमिएबल रहता ही है, इसीलिए वो रेगुलेट्स करता था। जो भी सब्सटेंसेस उसके अंतर्गत आते हैं तो उसी को जाने देता था। आप पीछे देखे थे। और अच्छे से समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ रहता था हम लोग का?
जो कार्बन डाइऑक्साइड था, बता, वो सेलुलर रिस्पायरेशंस में बनता है, जो हम लोग सांस लेकर छोड़ते हैं। और हाई कंसंट्रेशन हम लोग का अंदर में होता है, बाहर में क्या हो जाएगा, सेल का नॉर्मल रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता था, सेल के अंदर हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हाई होता था। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सक्रीट करते हैं फिर सेल से, मतलब अपने बॉडी से। नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड is produced during cellular or respiration. Therefore, it is present in high concentration inside the cell. This carbon dioxide must be excreted out of the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to inside of the cell. मतलब हम क्या बोले कि बाहर में हम लोग का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है, किसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में। सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है, इसी से क्या होता है, हाई से लो की ओर मूवमेंट करता है। Therefore, according to the principle of diffusion, carbon dioxide moves from a region of a higher concentration inside the cell towards a region of a lower concentration outside the cell. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is low as compared to the its surrounding. तो वही चीज़ है कि जैसे कोई भी सेल हो गया, इस सेल का कंपैरिजन में जो अंदर में कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हाई होगा बाहर के कंपैरिजन में सेल के। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की ओर जाएगा। और उसी तरह ये ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन वो बाहर में थोड़ा ज़्यादा होगा अंदर के कंपेरिजन में सेल का, तो ये अंदर की ओर जाएगा। इसी से ये क्या हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होता है। अच्छा, इसमें पानी का भी जिक्र किया था, तो वो आप कर सकते हैं, ईजीएस इसी तरह से। इसका हो जाएगा द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये क्या करता था, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है ना, कोई भी चीज़ को अंदर आने और जाने के लिए ये रहता था। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये क्या करता है, कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है, सभी को अंदर आने जाने नहीं देता है। इसीलिए इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग एक पेज दो पेज ये बाकी हम लोग अगले टाइम पढ़ेंगे। पार्ट 1 ये हुआ।